हेलो बच्चों, वेलकम टू एसआर क्लासेस। तो अभी का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है बच्चों। और इस वीडियो में हम लोग सिविक्स चैप्टर 2 क्लास 10th उसका जो लघुतरीय प्रश्न है वो करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर और सबसे ज़्यादा जो प्रश्न बनता है सिविक्स में वो यहीं से बनता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सब है ना, इसी चैप्टर से बनता है। तो इसको ज़रा ध्यान से करेंगे। आज हम लोग 10 सवाल देखने वाले हैं इसका, और कल इसका 10 सवाल और लेके आऊँगा क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। और इसका जो आंसर होता है ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा लिखाता है। तो सोशल साइंस में वैसे भी आंसर थोड़ा बड़ा ही लिखना पड़ता है। ये साइंस नहीं है बच्चे कि 3 लाइन लिखा और 2 मार्क्स मिल गए। ठीक, शुरू करते हैं। शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में मुख्य अंतर क्या क्या, मतलब जो संघीय शासन व्यवस्था और जो इकहरी शासन व्यवस्था है उसमें मुख्य अंतर क्या क्या है, उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। ठीक है। तो किसी भी लोकतांत्रिक शासन को सत्ता के विभाजन के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। एक है संघात्मक शासन और दूसरा है एकात्मक शासन। दोनों प्रकार के शासनों में मुख्यतः निम्नलिखित अंतर हैं। ठीक है बच्चों, हाँ, इस तरीके से आपको लिखना है। पहला क्या हो गया, देखो लिखने का 2 तरीका है। एक तरफ आप लोग संघ शासन लिख सकते थे और एक तरफ एकात्मक लिख रखते थे, और बीच से ऐसे लाइन दे करके भी अलग अलग करके लिख सकते थे। या तो दूसरा तरीका है कि आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं कहूँगा कि अलग अलग बांट लेना। ठीक है, एग्जाम में जब लिखना तो अच्छा लगता है। तो एकात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन नहीं होता है, और इसके उस तरफ जवाब में क्या लिखोगे, ठीक, कि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन हो जाता है। ठीक है बच्चों। तो पूरा पढ़ता हूं मैं, अब सही से करा देता हूं कि एकात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन नहीं होता, सभी शक्तियां केंद्र के पास रहती है। इसके विपरीत संघात्मक शासन में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। केंद्र की अपनी शक्तियां होती हैं, राज्य की अपनी। अब देखो दूसरा है बच्चों कि संघात्मक शासन में एक लिखित संविधान आवश्यक होता है, परंतु एकात्मक शासन में यह आवश्यक नहीं है। ठीक, अगर लिखित संविधान है तो बढ़िया बात है, नहीं लिखित है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तीसरा है बच्चों कि संघात्मक शासन में बहुधा दोहरी पहचान और निष्ठा होती है। ठीक ना, संघात्मक शासन में क्या होता है कि कोई इंसान, जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बिहार से हूं तो बिहारी हूं, और चूंकि इंडिया से हूं तो इंडियन भी हूं, तो हमारी दोहरी ये है पहचान है ना, कि बिहारी होने इंडियन होने के साथ साथ मैं एक बिहारी भी हूं। लेकिन एकात्मक में ऐसा नहीं है बच्चों, क्योंकि वहां पर राज्य होता ही नहीं, जो भी होगा वो केवल देश होगा। ठीक, हाँ। तो वहीं अगर हम बात करें तो अमेरिका हो गया, भारत हो गया, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड, यहाँ पे संघात्मक शासन के उदाहरण हैं, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, श्रीलंका, इन सब में एकात्मक शासन के उदाहरण हैं। बच्चे ये सारे के सारे एकात्मक शासन के उदाहरण हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छे से हमने इसे किया भी। अगला प्रश्न बच्चे आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि संघ राज्य किसे कहते हैं, या तो संघ राज्य का अर्थ बताएं, मतलब संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है। तो जब किसी देश में शासन संचालन के लिए दोहरे स्तर पर सरकार का गठन किया जाता है, मतलब कि एक राज्य सरकार बनाई जाती है और एक केंद्र सरकार बनाया जाता है, तो वह संघ राज्य कहलाता है। संघ राज्य में सर्वोच्च स्तर पर केंद्र की सरकार होती है। संघ राज्य में जो सबसे बड़ी सरकार होती है वो केंद्र सरकार कहलाती है, जो पूरे देश पर शासन करती है। और राज्य संघ के अंग होते हैं, और राज्य जो है वो संघ का क्या है, अंग है। जैसे केंद्र सरकार अपनी दिल्ली की सरकार हो गई मोदी जी का, और जितने भी राज्य हैं पूरे इंडिया में वो सारे के सारे उस संघ का सदस्य है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, ये सब है कि नहीं, भारत के अंग है बच्चों। तो वही लिखा हुआ है कि राज्य जो है वो संघ के अंग होते हैं, जिनके शासन के संचालन के लिए राज्यों की सरकारें होती हैं। मतलब हर राज्य में अपनी अपनी सरकार है। लिखित संविधान के द्वारा दोनों स्तर की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है, ताकि दोनों में कभी कोई लड़ाई ना हो। क्योंकि हो सकता है ऐसा सिचुएशन आए कि केंद्र में सरकार किसी और पार्टी की हो और राज्य में सरकार किसी और पार्टी की हो। जैसे केंद्र में सरकार मोदी जी की है और दिल्ली में सरकार केजरीवाल जी की है, तो दोनों में लड़ाई हो सकता है ना। हाँ, तो इसीलिए दोनों के अधिकार क्षेत्र को बांट दिया गया है, दोनों के कार्य क्षेत्र परिभाषित कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि सत्ता में साझेदारी से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो सत्ता में साझेदारी का अर्थ है सरकारी क्रियाकलापों में जनता की भागीदारी तथा सरकार के निर्णयों एवं नीति निर्माण में भाग लेना। मतलब जितने भी सरकारी काम है बच्चे उसमें जनता भागीदार बने, है ना, भाग ले, और सरकार जो भी नीति निर्णय लेती है उसमें भी भाग ले। इस प्रक्रिया को जनता द्वारा प्रभावित किया जाना चाहिए। मतलब सरकार जो भी नीतियां बनाती हैं जनता उसमें भाग ले, और ना केवल बस ऐसे टुकुर टुकुर देखता ना रहे,
ठीक ना, वो उसको प्रभावित भी करे। जहाँ जनता को लगे कि ये नीति हमारे हित की नहीं है, वो सरकार को कहे कि ना ये नीति नहीं बननी चाहिए, ताकि नीतियाँ जनता के अनुरूप हो। देखो आ गई ना वो बात, ताकि नीतियाँ क्या हो, जनता के अनुरूप हो, जैसा जनता चाहती है वैसा हो। ठीक, नीतियों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, और जो नीतियाँ सरकार बनाती हैं उसको धरातल पर, ज़मीन पर उतारा जाए। मतलब कि सरकार ने नीति बना दिया कि जितने भी गाँव हैं सब में सोलर लाइट लगनी चाहिए, सोलर लाइट लग ही नहीं रहा है। ठीक, तो जनता आ जाए रोड पे कि भाई सोलर लाइट क्यों नहीं लग रहा है। हाँ, तो ये भी हो, है ना। तो नीतियों के क्रियान्वयन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो एवं शासन जनोन्मुखी, उत्तरादायी तथा जन इच्छा से संचालित हो। मतलब कि जो शासन हो वो जनता को खुशहाली देने वाला हो, उत्तरादायी हो, अगर कोई काम वो नहीं कर पाया तो क्यों नहीं कर पाया वो जनता को जवाब दे, और जन इच्छा से संचालित हो, और जनता का जैसा इच्छा है बिल्कुल वैसा संचालित हो शासन। इस तरह सत्ता में जनता की भागीदारी के ये मुख्य पहलू हैं बच्चों, इसी को हम सत्ता में साझेदारी कहते हैं। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि ग्राम पंचायत के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। तो ग्राम पंचायत के निम्नलिखित प्रमुख अंग है। सबसे पहले होता है ग्राम सभा। तो गांव के सभी वयस्क नागरिक जिसका नाम मतदाता सूची में हो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। इसकी बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है। यह विधि द्वारा प्रदत्त कार्यों का संपादन करती है। मतलब जो भी संविधान में लिखा हुआ है उसके अनुसार ये अपने कार्यों का संपादन करती है ग्राम सभा। ठीक ना, ये अगर आप करते हो तो ऑब्जेक्टिव के प्रश्न भी यहाँ से आपके तैयार होंगे। मुखिया, तो यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है तथा प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित होता है। मतलब जनता चुनती है मुखिया को, और यह ग्राम सभा की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है। देखो बच्चे ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव का है ना। उप मुखिया, यह मुखिया की सहायता करता है, मुखिया की अनुपस्थिति में उसके कार्यों को संपादित भी करता है। और अगला जो है बच्चे जो अंग है वो है पंचायत सचिव। तो यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होता है, राज्य सरकार ये नियुक्त करता है। और चौथा है बच्चों ग्राम रक्षा दल। यह 18 वर्ष के ऊपर के नौजवानों का एक दल होता है। यह दलपति के द्वारा संचालित होता है, जिसपे गांव के सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छे से हमने इसे कंप्लीट भी किया। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत में या सत्ता में भागीदारी के लिए भारत में कौन से तरीके अपनाए गए हैं। तो भारत में सत्ता में साझेदारी के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके अपनाए गए हैं, जो कि निम्नलिखित है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। ठीक, दूसरा है बच्चे कि विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन कर दिया गया है, कि मतलब राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों के बीच में या तो जो ये है जो नीचे वाला जो मुखिया वगैरह है पंचायती राज्य व्यवस्था है उसका भी अधिकार बांट दिया गया है। विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन कर दिया गया है, और गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 कार्य किए गए हैं। अगला प्रश्न है बच्चे आप लोगों के सामने कि पंचायती राज्य के मुख्य उद्देश्यों का उल्लेख करें। तो पंचायती राज्य के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य हैं। लिखने का तरीका ये होगा और 1 2 3 करके ही लिखना है। पहला नंबर पे तो ग्रामीण क्षेत्र की स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियां सौंप कर लोकतंत्र का आधार मजबूत करना। देखो बच्चे, अगर मुखिया का इलेक्शन ना होना तो बहुत से गांव ऐसे हैं जो मतलब जो ग्रामीण है उस गांव के रहने वाले जो लोग हैं वो तो वोट तक देने ना जाएं। भाई मुखिया का इलेक्शन ना बहुत हाई टेंशन हाई वोल्टेज इलेक्शन होता है, जिसमें हर इंसान को एक मौका मिलता है कि वो वोट देने जाए, और वो खुद भी इलेक्शन लड़ सकता है, कम से कम वार्ड मेंबर तो बन ही सकता है ना बच्चे। तो एक लोकतंत्र के बारे में जानकारी होती है, वही है कि लोकतंत्र के आधार को मजबूत करना है। स्थानीय कार्यों में ग्रामीणों की अधिक साझेदारी सुनिश्चित करना, कि जो स्थानीय काम है उसमें ग्रामीण जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके। ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानव तथा अन्य संसाधनों का सही उपयोग करना, कि ग्रामीण क्षेत्र में जो इंसान उपलब्ध हैं या अन्य कोई संसाधन जैसे हाट वगैरह जहाँ पे लग सकता है, बाजार वगैरह बन सकता है, तो उसका बढ़िया इस्तेमाल करना। ग्रामीणों के बीच में आत्मनिर्भरता एवं सामुदायिक भावना का विकास करना, मतलब ग्रामीणों को ये कहे कि आप आत्मनिर्भर बन सकते हो, आप खुद कमा खा सकते हो, किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, और जो विभिन्न समुदाय रहते हैं उनके बीच में अपनापन पैदा करना, ये सब मुखिया का काम है बच्चों। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाओं को मूर्त रूप देना, मतलब कि ग्रामीण इलाकों में जो पूरे समुदाय को फायदा पहुंचाए वैसी विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने का मतलब होता है कि वैसी विकास योजनाएं ना केवल बने बल्कि वो क्या हो लागू भी हो जाए। जैसे नाली बनवा दिया, गाँव में नाली की बड़ी परेशानी होती है बच्चों। शहर का बच्चा कोई सुनता होगा कि सर नाली क्यों करते हैं इतना, तो नाली बहुत ज़रूरी है, नाली ऐसे ही बहते रहती है, बहुत परेशानी होती है गांव में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगला है बच्चों की ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, अर्थात ग्रामीण विकास योजनाओं में हाथ बांटने का या बंटाने का अवसर देना। ठीक है बच्चों।
अब अगला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं कि 1993 का जो संविधान संशोधन था उससे पहले के और बाद के स्थानीय स्वशासन यानी कि जो पंचायती राज्य व्यवस्था है उसमें कोई दो महत्वपूर्ण अंतर बताएं। देखो 1993 में संविधान संशोधन हुआ था, ठीक ना। उससे पहले भी पंचायती राज्य व्यवस्था था क्योंकि 1959 से ही चालू हो गया था। और 1993 के बाद क्या बदलाव आ गया भाई, जो संविधान में संशोधन हुआ, 73वां संशोधन और 74वां संशोधन। तो देखिए पहला अंतर तो ये था कि 1993 के 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन से पहले स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं था, मतलब कि संविधान के द्वारा उसको मान्यता नहीं मिली हुई थी, परंतु संशोधन के बाद इसे संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो गई। पहला तो अंतर ये हो गया पहले वाले में और बाद वाले में। दूसरा, संविधान संशोधन से पूर्व स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण नहीं था बच्चों, परंतु संशोधन के बाद महिलाओं को आरक्षण प्राप्त हो गया। ये दो चीजें हो गई। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करें। तो गांव के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं और ग्राम सभा की बैठक समय समय पर होती रहती है। बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है और इसके कार्य निम्नलिखित हैं। तो ग्राम से संबंधित विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना, कि गाँव से संबंधित जितनी भी विकास योजनाएँ हैं उनके कार्यान्वयन में, मतलब कि उसको लागू कर देने में। जैसे योजना बना दिया सरकार ने कि भाई हम सोलर लाइट लगाएंगे, ठीक ना, अब सोलर लाइट लगाने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा, तो ऐसा ना हो, है ना, वो सहायता करे कि नहीं आइए हमारे गली में लगा दीजिए। ऐसा गांव के अंदर वयस्क शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाना, मतलब कि जो स्कूल जाने के लायक नहीं है, उनसे बड़े हो गए हैं, उनका एज ज़्यादा हो गया है, उसके लिए भी ये है शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया था बच्चों, तो उसको थोड़ा सा सफल बनाना। परिवार कल्याण कार्यक्रम में योगदान देना, ग्रामीण के बीच एकता और सौहार्द बढ़ाना, स्वैच्छिक श्रमिकों का सहयोग प्राप्त करना, मतलब जो अपने से ये करे, ये बने, मजदूर बने, काम करे ये के लिए, देश के लिए, गांव के लिए, तो उनका सहयोग प्राप्त करना। अगला प्रश्न है बच्चों कि श्रीलंका की राष्ट्रीय एकता खतरे में क्यों रही है, क्यों, है ना। तो श्रीलंका की राष्ट्रीय एकता के खतरे में रहने के निम्नलिखित कारण है बच्चों। पहला है सत्ता के साझेदारी में बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की अपेक्षा अधिक प्रश्रय दिया गया, मतलब कि जब वहाँ पर सत्ता में साझेदारी की बात आई तो बहुसंख्यकों ने क्या किया, सत्ता को पूरी तरीके से अपने कब्जे में रखा और जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं उनको सत्ता में भागीदार बनाया ही नहीं। श्रीलंका में सिंहली भाषा बोलने वाले बहुसंख्यक हैं और तमिल भाषी जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं। दूसरा है अल्पसंख्यक तमिल भाषियों के हितों को नज़रअंदाज करने के कारण दोनों समुदायों के बीच निरंतर संघर्ष की स्थिति बनी रही। पहले वाले को ही थोड़ा सा खींच करके लंबा किया गया है। तीसरा है बच्चों अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा एवं रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिल सत्ता के संघीय ढांचे की मांग करते रहते हैं, है ना। तमिल कहते हैं कि हमारे यहाँ भी ऐसा बांट दो कि तमिल का अलग सरकार रहे और सिंहलियों का अलग सरकार रहे, जैसे कि बेल्जियम में है, ठीक। तो वहाँ पर भी संघवाद की मांग होती रहती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं, जिसलिए वहाँ हमेशा खतरा बना रहता है, ठीक। अगला प्रश्न है बच्चों कि भारत की संघीय पद्धति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें कि भारत में जो संघीय पद्धति है वो कैसी है। तो क्या लिखेंगे कि संविधान के द्वारा भारत में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों के विभाजन के लिए 3 सूचियां तैयार की गई है, जिनका नाम है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधिकार संबंधी मतभेद को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। मान लो कि इन सूचियों में भी थोड़ा बहुत अगर ऐसा कुछ हो जाए, सूची होने के बावजूद भी कभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार अधिकार के लेकर के थोड़ा सा लड़ाई कर ले अधिकार को लेकर के, तो एक सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वो फैसला करेगी। संविधान में संघ शब्द का प्रयोग न कर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। अवशिष्ट अधिकार केंद्र को दिए गए हैं। समस्त देश के लिए एक ही नागरिकता रखी गई है। ऐसा नहीं कि कोई अमीर है तो वो स्पेशल वीआईपी नागरिक है, ऐसा नहीं, और जो भिखारी है, गरीब है, उसका अलग नागरिकता नहीं भाई, सबको एक ही नागरिकता दी गई है। राज्यों को अपना संविधान बनाने का अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं कि बिहार अपना खुद का संविधान बना ले, नहीं भाई, वो देश के संविधान के हिसाब से चलेगा। विशेष परिस्थितियों में संकट काल की घोषणा कर राज्य की सारी शक्तियां केंद्र में केंद्रित की जा सकती है, मतलब कि कठोर भी है थोड़ा सा अपना संघवाद हमारा, है ना बच्चों, और ये बहुत जरूरी भी था, तो बहुत अच्छा था। तो आज के ये 10 प्रश्न हमने किए, कैसा लगा ये प्रश्न, समझ आया कि नहीं, ये आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना यार, क्योंकि मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा लगता है कि बच्चों को पसंद आए तो मेरा ये मेहनत सफल हो जाए। तो आप लोगों को कैसा लगा, मेरा मेहनत सफल हुआ कि नहीं, मुझे बताओ ज़रा, ठीक है बच्चों।
और अगर अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना यार, बार बार कहता हूँ इस बात को कि दोस्तों में थोड़ा शेयर कर देना, ठीक है बच्चों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहे SR क्लास के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर करके, चैनल को सब्सक्राइब कर करके जाना और शेयर भी कर देना बच्चों। थैंक यू।